नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, मोटिवेशन की एक नई कहानी लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे सोनीपत नगर निगम के पहले मेयर श्रीमान निखिल मदान जी से। दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई, सोनीपत नगर निगम में क्या जिम्मेवारियां हैं, मेयर की ड्यूटीज क्या होती हैं, क्या दायित्व रहते हैं, एक मेयर के करियर में क्या अड़चनें आती हैं, क्या पीछे बीत गया और क्या फ्यूचर की प्लानिंग रहेगी, इन सब विषयों पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। ज्यादा समय आपका ना लेते हुए दोस्तों आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं सोनीपत नगर निगम के पहले मेयर श्रीमान निखिल मदान जी से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं सोनीपत नगर निगम के पहले मेयर श्रीमान निखिल मदान जी। सर नमस्कार। नमस्कार, आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, कैसी फीलिंग आती है कि भाई एक नगर परिषद जो सिटी थी और वो नगर निगम होती है, तो पहला मौका जनता ने आपको दिया, बहुत विश्वास जो है आप पे जताया, तो वो क्या एक अंदर मन में भावना आती है? बहुत जिम्मेवारी का पद है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं सब नगर निगम से संबंधित है। तो जो हमारा ये चुनाव भी हुआ 4-4.5 साल डिले होने के बाद हुआ जी, तो बहुत काम जो निगम के पेंडिंग थे, बहुत काम हम जो कर भी रहे हैं आज की डेट में, तो बहुत जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ कि जितनी अपने से कोशिश हो सकती है उससे ज़्यादा हम इसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में रहकर, पब्लिक की बात सुनकर जी, वो कार्य करवाने के काम भी कर रहे हैं। सर, ये मेयर की अगर हम बात करें तो मेन ड्यूटीज क्या रहती हैं? देखो, हमारे देश की गवर्नमेंट 3 टायर सिस्टम में चलती है जी, पार्लियामेंट, असेंबली और सिविक बॉडी, जिसको हम नगर निगम कहते हैं। जी, नगर निगम के अंदर जितनी भी हमारी जिम्मेवारियां बनती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट, गलियां, सड़कें, ये सब चीज़ें हमारे इसके अंदर आती हैं। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी आईडी रिगार्डिंग कार्य हैं या बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ें नगर निगम द्वारा की जाती हैं। जी, तो ये डेली पब्लिक की जो कार्य होते हैं संबंधित, चाहे वो उनके घर के हों, चाहे प्रॉपर्टी के हों या कमर्शियल साइट्स के हों, चाहे बिल्डिंग प्लान्स हों, कुछ भी हों, सब नगर निगम के उसमें आते हैं। तो ये सब ड्यूटीज़ हैं जो हमारे को देखनी पड़ती हैं। और शहर की सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नगर, तकरीबन मैं समझता हूँ शहर की 90 से 95% चीज़ें नगर निगम द्वारा देखी जाती हैं। तो सर, ये कमिश्नर और मेयर का आपस में मनमुटाव सा या कहें क्लैश सा क्यों रहता है ये? आज तक जितने भी कमिश्नर सोनीपत में आए हैं जी, ना तो मेरा किसी से मनमुटाव है, ना कभी हमारा क्लैश रहा है। जी, उसकी वजह है अपनी नीयत और अपनी सोच बड़ी साफ है कि शहर को एक हमने प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ाना है और डेवलपमेंट किस तरीके करी जाए, तो हम बड़े स्पष्ट होकर इसमें चलते हैं। और बड़ी स्पष्ट, जितने हमारे 20 के 20 पार्षद हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, किसी से भी अगर आप बात करके पूछोगे तो उनको ये बात बड़ी क्लियर है कि भी मेयर कभी भी किसी भी वार्ड में भेदभाव नहीं करता है। जो ग्रांट हमें मिलती है, जहां पर जिस वार्ड में काम ज्यादा है उस वार्ड के हिसाब से उनको ग्रांट भी दी जाती है और उनके कार्य भी होते हैं। अगर आप देखो पिछले 1 महीने के अंदर जितने भी हमारे शहर के मेन कार्य थे, चाहे हम ITI रोड की बात कर लें, चाहे हम जटवाड़ा रोड की बात करें, चाहे कल हमने मॉडल टाउन के अंदर काम किया है जो वो देखें, या और भी किसी उसके अंदर देखें, तो जितनी भी चीजें हैं ये हर वार्ड को प्रायोरिटी पे रखकर देखा जाता है और उसके बाद वहां के कार्य के टेंडर लगवाए जाते हैं। सर, धरना एक दिया गया था, आपकी तरफ से भी, डिप्टी मेयर भी उसमें इन्वॉल्व थे और विधायक जी भी थे, तो अगर क्लैश नहीं था कहीं पे, तो आरोप और प्रत्यारोप जो लगाए गए वो क्या मामला था? धरना जरूर हुआ था, मैं आपको इसमें करेक्ट करना चाहता हूँ जी, उसमें कौन कौन गए थे आप उनकी बात कीजिए। जी, मैं आप उस धरने में नहीं गया था और ना ही मैंने उस चीज को ये कहा था कि भी वो गलत है या सही है। मैं एक बात समझता हूँ, किसी पार्षद के, किसी डिप्टी मेयर के किसी कार्य को कोई रुकावट आई हो या कोई और किसी की आपसी कोई बात हुई हो तो वो अलग विषय है। जी, पर मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से नगर निगम के अंदर 20 के 20 वार्ड को सामान्य तरीके से देखा जा रहा है। हाँ, जरूर पार्षदों का एक बात जरूर है कि अधिकारी सुनते नहीं है। जी, और जो वो धरना था वो इस चीज के लिए था कि भी अधिकारी उनके कार्य पूरे नहीं करते और उनको सुनते नहीं है।
और जो JESDO को काम बताए जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा वो डिले करते हैं। जी तो ये विषय हमने हाउस की मीटिंग में भी उठाया था और इस विषय बहुत डिटेल बात भी हुई थी। और उसके बाद जो हमारे अधिकारी हैं जैसे JESDOs भी हैं, इनकी जिम्मेवारी भी तय करी गई। जी सर, अब हम बात करते हैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की। आपकी पैदाइश सोनीपत में है, स्कूलिंग सर कहाँ से रही आपकी? मेरा बर्थ सोनीपत से है। स्कूलिंग मैंने 3rd 4th तक सोनीपत में करी है। उसके बाद मैं बोर्डिंग में रहा हूँ। कॉलेज मैंने दिल्ली से किया है। BBA MBA इंटीग्रेटेड मैंने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में MBA भी किया है। जी और उसके बाद जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी तो कुछ हमने बिजनेस में और फिर तकरीबन टाइम मैंने पॉलिटिक्स में दिया है। जी। किस चीज का सर बिजनेस हमारा बेसिकली रहा है? रियल एस्टेट से हम शुरू से जुड़े हुए हैं और साथ में 1-2 डीलरशिप्स हैं हमारे पास में। जी। ये चीजें हमारी चल रही हैं। राजनीति में आने का सर कैसे मन बनाया आपने? सिर्फ और सिर्फ अपने शहर के हालातों को देखते हुए और एक एज अ पर्सन जिम्मेवारी समझते हुए कि भाई अपने शहर में, जब हम इस शहर में पले हैं, बड़े हैं, हुए हैं, तो उसमें अपने शहर के प्रति हमारी जिम्मेवारी होती है, एक कर्तव्य है कि अपने शहर को हम अच्छा कर सकें। जी और जो मैं समझता हूँ कि हम पूरी कोशिश कर भी रहे हैं कि अपने शहर को हम एक अच्छे प्रगति के रास्ते पे लेके भी जाए। जी। सर, मेयर बनने के बाद आपने जो था अपना निवास स्थान शिफ्ट कर लिया, उस पे भी अब तंज मारने वाले मार मैं देते हैं। इस पे भी आपको करेक्ट कर देता हूँ। जी शायद से ये फिर आपके नॉलेज में नहीं है या आपको इस चीज का संज्ञान पूरा नहीं है। मेरा निवास स्थान 2016 से ये वाला है। अच्छा जी। मेयर में बना हूं 2020 में जी। और 7 जनवरी को हमने शपथ ली थी। तो मैं ये बात पहले आपके चैनल के माध्यम से जी क्लियर करना चाहता हूं कि ये ऐसी भ्रम की या झूठी। जी। और तो मेरे ख्याल से राजनीति में आने से भी 4 साल पहले उससे पहले मैं वहां रह रहा हूँ। जी, नहीं, बहुत अच्छी चीज है सर, ये क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि लोगों तक जो बातें पहुंचती हैं कई बार डायरेक्टली आपके माध्यम से नहीं पहुंच पाती हैं, वो इधर उधर से होके जो है तूल पकड़ लेती हैं चीजें। तो मैं समझता हूँ क्लैरिटी आपने दी है, बहुत अच्छी चीज है ये। सर, और परिवार में कौन कौन है अभी? मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ, मेरे मदर फादर, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और काफ़ी लंबे समय से मेरे परिवार के लोग भी सोशल सर्विस में लगे हुए हैं और जी आगे भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो कार्य में मैं कभी समझता हूँ कि कहीं अटकता हूँ तो कुछ है, तो मैं अपने बड़ों से सुझाव लेता हूँ। जी। तो सर, बच्चे हैं, बच्चे शरारतें करते हैं? भगवान कृष्ण का रूप है, बच्चे जी। शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अपना बचपन सर याद आ जाता है समटाइम्स। बट ऑब्वियस सी बात है कि जो आदमी का बचपन है, और मेरी उम्र तो चलो और पॉलिटिशियन से फिर भी बहुत कम है जी, सोनीपत के अंदर। युवा नेता आप हैं। और जरूर है कि कहीं भी जाते हैं, कोई चीज देखते हैं, चलो ये तो घर में बात तो और है, अदरवाइज भी मैं कभी रोड पे भी किसी बच्चे को देखता हूँ तो मैं उसको यही देख के समझता हूँ कि भाई हम भी कभी ऐसे शरारतें करते थे और आज वो चीज लगती है कि भाई ये समय कभी वापस नहीं आ सकता। जी सर, तो जैसे एक बचपना होता है सबके, कहते हैं भाई दिल तो बच्चा है जी वाली चीज है। तो अब जब पॉलिटिक्स में आ जाता है इंसान या बिजनेस में है, कहीं अच्छे पद पर है, तो वो रहती है भी मैं ये चीज खरीदूं। जैसे बच्चा एक खिलौने के लिए जिद कर लेता है, तो सोनीपत के आप मेयर हैं, तो कोई चीज ऐसी दिल में ठसक है कि ये चीज मैं एज अ मेयर कंप्लीट करूं? देखो, मेरे को एक चीज बड़ी लगती है अपने शहर के लिए। ये बात मैं इलेक्शन से पहले भी कहा करता था और मैं निजी तौर पे भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि अपने शहर को जितना हम लोग दिल्ली के नजदीक हैं, और जो पिछले 5-4 साल गए उस समय में जितनी, जब तक चुनाव नहीं हुआ था निगम का, तो बहुत पीछे हो गया था शहर। आज अपने शहर की अगर हम स्थिति देखते हैं तो पहले से बहुत बेहतर है। जब से हम लोग ये चुनाव हुआ है, अगर आप इस चुनाव के बाद से देखें, अपने शहर में 99% जगह पर जो पानी की समस्या थी आज खत्म हो चुकी है। जी आज जो हमारे शहर के वार्ड नंबर 1, 2, 11, 12 या लाइन के उस पार के वार्ड 15, 16, 17 ऐसे ऐसे एरियाज तक हमने पानी पहुंचाया है जहां तक कभी भी पानी नहीं पहुंचा था कई सालों में। जी आज कोट मोहल्ला हमारे शहर का सबसे हाइटेड एरिया है, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 1 का कुछ हिस्सा। आज वहां पर भी जहां तक पानी नहीं गया था वहां तक भी पानी पहुंचा है। तो मैं समझता हूं कि अपने शहर के लिए जो मेरी सबसे पहली सोच है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये हम हर घर तक पहुंचाए, ताकि जो आज आप पिछले 2-2.5 साल से देखो
कि 2-2.5 साल के अंदर पिछले जो सीवर पानी के लिए जाम लगा करता था, आज वो कम हो गया है, आज वो नहीं दिखता। पानी की पिछली गर्मियों में अगर आप रिपोर्ट उठा के देखो, उससे पिछली गर्मियों में देखो, बहुत डेवलपमेंट हर साल होती जा रही है, क्योंकि हम तकरीबन बूस्टिंग स्टेशन हमने चालू कर दिए। पानी बहुत सारी जगह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाएं। जी और बढ़ाने का एक जरिया था ककरोई नहर, जो लाइन के उस पार का एरिया है। ककरोई नहर से भी हमने परमिशन लेके हम नई लाइन दबाने का काम चालू कर दिया है। और जो नया WTP बना है हमारा 23 सेक्टर में, वहां पर हम डायरेक्ट पानी लेके आ रहे हैं जी। तो इस गर्मियों तक हम और बेटर सिचुएशन में आ जाएंगे। वार्ड नंबर 15, 16, 17, 18, 19 जो हमारे वार्ड हैं उस साइड के एरिया में जी। हमारे लहराड़ा एरिया निगम क्षेत्र में आता है, कालूपुर एरिया जो हमारे विधानसभा का भी है और निगम का भी है जी। वहां पर कभी पानी नहीं पहुंचा था, आज वहां पर भी पानी जाना चालू हो गया जी। तो मेरी जो पर्सनल सोच ये है कि अपने शहर के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर घर तक पहुंचे। मेरा ये सपना है और मेरी पूरी कोशिश है, मैं हर घर तक ये मूलभूत सुविधाएं हम प्रोवाइड करवाएं। सर, मुरथल अड्डा जो एक आता है जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर एक निगम का टॉयलेट बना हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से वहां पहुंचा था और हमने जब वहां हालात देखे थे तो सर बहुत बुरे हालात थे। 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ था, तो जब मैं वहां उस दिन पहुंचा तो सारी तरफ पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए थे। जो चौक है उस चौक पे भी पोस्टर थे। सड़क की हालत बहुत खस्ता थी। ये भी रिसेंट बात है, सड़कें अभी बन रही हैं। मैं मानता हूं कि स्टार्ट हुआ। क्या ये चुनाव का असर है सड़कें बनने का? नहीं, ये चुनाव का असर नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपको दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, इस बार जो मॉनसून का सीजन था वो प्री मॉनसून था जी। जो हम जुलाई अगस्त में एक्सपेक्ट करते हैं वो इस बार मई से बारिशें चालू होके अक्टूबर तक लास्ट बारिश चली है जी। तो जो बिटुमेन की रोड, जो तारकोल की रोड है, वो बारिशों के सीजन में नहीं बनाई जा सकती। जैसे ही बारिश वेदर फोरकास्ट के हिसाब से क्लियर हुई, उसके बाद तुरंत प्रभाव से सड़कें बननी चालू हो गई। और जो इन सड़कों की टेंडर थे वो इससे 2 महीने पहले हो चुके थे, सिर्फ बनाने में लेट इसलिए हुए कि बारिश को देखते हुए। आज आप देखो हमारे शहर के सारे मुख्य मार्ग, जितने भी हमारे मेन रोड्स हैं, टोटली पूरे हो चुके हैं, बिटुमेन से बना दिए गए हैं। और आप सबसे बड़ी बात ये देखो, जैसे ही बारिश क्लियर हुई, लास्ट बारिश के तुरंत 2 दिन बाद ही काम चालू हो गए। और आप स्पीडली भी देखो कि हमने तकरीबन, चाहे वो PWD ने बनाए चाहे वो निगम ने बनाए, जितने रोड्स भी बने तकरीबन हमने 20 से 25 दिन में सारे रोड्स पूरे कर दिए जी। कोई रोड ऐसा नहीं छोड़ा कि जो हमारे शहर के अंदर मुख्य मार्ग हो और जो खराब हो। क्योंकि जो ये 5-6 महीने का समय डिले हुआ, ये बारिशों की वजह से हुआ। और जो इस बार बारिशें हुई, 134 mm बारिश, मतलब 135 mm बारिश, ये तो मीडिया की रिपोर्ट है। और अगर आप देखो तो इतनी बारिश होना, मतलब मैं समझता हूं कि बहुत डेंसिटी है बारिश की। तो जो बारिश इतनी ज्यादा हुई इस बारी, तो उस वजह से रोड्स का काम डिले हुआ। ये टेंडर पहले हो चुके थे, सिर्फ कार्य लेट इसलिए हुआ बारिश को देखते हुए, और कोई इसकी दूसरी वजह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी इतनी सक्षम हो कि बारिश हो जाए तो हम उसको झेल पाए, हमारी तैयारी ही शायद अधूरी रह जाती है। नहीं, देखो ऐसा होता है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहता है वो ये कहता है कि बरसात के मौसम में तारकोल की सड़क नहीं बना सकते, एक एक्सट्रीम बरसात में और एक एक्सट्रीम सर्दियों में, क्योंकि तारकोल की जो डेंसिटी है पकड़ करने की वो कम हो जाती है, जम जाता है। जैसे सर्दियों में बिटुमेन का काम कम हो जाता है जी, तो इसलिए 2 मौसम ऐसे हैं जिसमें बिटुमेन का काम नहीं किया जा सकता। तो देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं व्यक्तिगत नहीं देख सकता हूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है। जो निगम का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनकी गाइडलाइंस भी है जी। तो वो भी हमें देख के करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये सरकारी महकमा है, सरकारी महकमा सरकारी तरीके से चलेगा। जिस चीज का जब टेंडर लगेगा वो उसके बाद काम चालू होगा। और जो चीज इंजीनियरिंग, जिस चीज की आज आपको अनुमति नहीं देती, तो आप उस चीज को जबरदस्ती कराओगे, कल को वहां फिर नुकसान हो। तो इससे मैं समझता हूँ इससे जरूरी ये है कि उस काम को समझ के करवाना जी। और सर, वो जो वहां टॉयलेट बना हुआ मुरथल अड्डे पे, उसकी हालत इतनी खस्ता है, मुझे लगता है कि निगम ने पैसा तो लगाया, काम तो अच्छा किया। 2019 से पहले ये कई जगह पे बाथरूम बनाए गए। जरूर हम आज भी इस बात को कहते हैं, जहां पर बाथरूम की रिक्वायरमेंट नहीं थी वहां पर भी बनाए गए। सिर्फ एक स्कीम आई थी, उसके तहत बनाए गए। मैं इसमें किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, अब हमने जितने भी हमारे बाथरूम्स हैं शहर के,
हमने सारे आइडेंटिफाई करके, जिसमें यूरिनल की कमी है, जिसमें पानी की टूटी हुई है या कोई दरवाजा टूटा हुआ है, इन सब के हमने अब एस्टिमेट बना के टेंडर लगा दिया है जी। अब बहुत जल्दी इनकी मेंटेनेंस और इनको सुचारू रूप से दोबारा चालू करने का कार्य चालू होगा और बहुत जल्दी हम इनको ठीक करके पब्लिक को, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ऐसी कंडीशन में देंगे कि पब्लिक यूज कर सके। जी सर, रोड्स के साइड में भी 3-3 फुट चौड़े बड़े बड़े नाले बनाए गए थे, 3-3 फुट गहरे भी थे या शायद ज्यादा भी हों। उन नालों में भी सर कचरा ही भरा रहता है। और देखो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हमारे चुनाव से पहले जी किसने किस मानसिकता से काम करवाया या किया, वो उसकी सोच रही होगी। अच्छा जी। मैं आपको पहले ही बोला, मैं ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि आज हम किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं। जी आज तक हमारे सोनीपत के अंदर नाले बने थे, कभी बरसाती लाइन नहीं बिछी थी। जी सेक्टर 14-15 में हमने बिछाई, ऑल्दो अभी तक उसके कनेक्शन नहीं हुए आगे, क्योंकि आगे की जो लाइन थी वो टूटी हुई मिली हमारे को। अब बहुत जल्दी 20-25 दिन में जो हमारे सेक्टर 14-15 का डिवाइडर है, इसके जो साइड में सर्विस एरिया है, जिसको हम फुटपाथ कहते हैं, उसके अंदर वो नाला बनने का कार्य होगा, जो ड्रेन तक जोड़ा जाएगा जी। और फिर उसमें वो लाइनें अटैच होंगी। इसी तरीके कल हमने मॉडल टाउन में काम चालू करवाया, वहां पर भी हम गौतम चौक से, फ्रेंच पार्क से लेकर अनंत सिनेमा कबीरपुर तक, जो कबीरपुर मिल पॉइंट तक बड़ी लाइन डली हुई है बरसाती नाले की, उसमें जोड़ने का कार्य चालू होगा, ताकि वहां के लोगों को भी राहत मिले। देखो, ये सब चीजें प्लानिंग का पार्ट है। किसने कैसी प्लानिंग करी उस पर हम बात नहीं करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं जी। तो मैं समझता हूं कि भी जो हम कर रहे हैं या जिस चीज को हम फोकस करना चाह रहे हैं पब्लिक की मांग को देखते हुए, उस चीज के आज के हिसाब से हम उसको बेटर कर रहे हैं। जी सर, ये ओल्ड डीसी रोड का जो एरिया है माम भांजा तक जाता है, रोड तो टूटा हुआ ही मोस्टली रहता है, अभी टूटा ही हुआ है। और उसके साथ जो नाले की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी कूड़ा कचरा ही भरा रहता है और ये पूरा ITI तक जाता है। सर, मैं आपको इस नाले की बात बताना चाहता हूँ। मामा भांजा से लेके मन मंदिर तक ये नाला बना था जी। उसके आगे कोई नाला बनाया नहीं गया था और ना ही उससे कनेक्शन हुए थे। अच्छा जी। मन मंदिर से लेके ITI चौक तक अब हमने उसको नाले को बनाया है, अब हम उसको आगे कनेक्शन करने लग रहे हैं। मतलब मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने पहले काम करे उनको ये प्लानिंग करना चाहिए था भी, अगर हम इस मन मंदिर तक दबा रहे हैं और मन मंदिर के बाद पानी कहाँ जाएगा। अच्छा जी। ITI चौक तक वो नाला ही नहीं था। अच्छा अब आप देखो, मन मंदिर के बाद से लेके ITI चौक तक का नाला जो बना है ओल्ड डीसी रोड के ऊपर, ये अभी मेरे ख्याल से 6 महीने पहले ही पूरा हुआ है जी। तो ये हमारे कार्य जब ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया कि भी वो नाले के कहीं कनेक्शन ही नहीं है, अब उस नाले को बना के हम उसको मेन ड्रेन स्ट्रॉन्ग वाटर में जोड़ेंगे ताकि ये पानी जो भरता है। देखो, हमारे शहर के अंदर, शहर पुराना बसा हुआ है, शहर की जो प्लानिंग है वो पुरानी हो रखी है। तो पुरानी जो प्लानिंग है उसको अगर हम आज के हिसाब से देखते हैं तो शहर के अंदर बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो दोबारा से नई सिरे से होने चाहिए, क्योंकि बरसात के पानी की कोई पहले ऐसी प्लानिंग नहीं थी जो लाइन दबाई हो या कहीं पे स्पेशल उसके प्लानिंग करी हो। अब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं हम उसकी फर्दर प्लानिंग सोच के कर रहे हैं कि भाई इस लाइन को अगर दबाया जा रहा है तो कहाँ जोड़ा जाएगा, कि कहाँ से उसका पानी का लेवल उतरेगा। आप पिछली 2 बारिशों तो देखो, जितनी बारिश हुई हमारे शहर के अंदर, अगर हम शहर में बारिश का आज हालात देखते हैं तो हर जगह पे जल भराव होता है। जी, इस साल की अगर मैं बात करूं, ककरोई चौक पे मैं खुद उतरा था, घुटनों से ऊपर तक पानी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, गाड़ियों को धक्के सर हमने माइक पकड़ के लगवाए हैं। इस बार जो बारिशें हुई, जैसे बारिश खत्म हुई, आपने एक चीज देखा होगा, तकरीबन हमने 1 घंटे में वहां से पानी उतार दिया था जैसे बारिश रुकी। क्योंकि हम लोग अब जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बारिशों को देखते हुए, बारिश की डेंसिटी को देखते हुए कर रहे हैं। जो लाइनें दबाई जा रही हैं, अभी तक शनि मंदिर के पास कोई लाइन नहीं थी। अच्छा अब आप देखो, शनि मंदिर के पास जो अंडरपास है हमारा, वहां पर एक हमने जो नई लाइन दबाई है जो जटवाड़े से होती हुई जा रही है जी। तो वो बरसाती नाले के लिए दबाई है, ताकि जितना पानी ककरोई साइड से भी आए वो सीधा उस पाइपलाइन में चला जाए। और वो इतने बड़े सीवर, आज तक सोनीपत में पानी की लाइन नहीं दबी स्ट्रॉन्ग वाटर की, जितनी बड़ी इस बार जटवाड़े से लेकर वहां तक हमने दबाई है। जी। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसे जैसे लाइनें एक्टिव हो जाएंगी, अभी तो देखो लाइन दबी है, एक्टिव करने के लिए उसके लिए आगे एक MPS पंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है जटवाड़े से आगे जो नाले की तरफ लगता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हम फ्यूचर को देखते हुए कर रहे हैं कि भाई रोड वहां बनाई जाए जहां पर हम
सीवर, पानी और इन चीजों का ध्यान रख चुके हैं। जी और तकरीबन कॉलोनीज में भी हम यही ध्यान दे रहे हैं, जहां पर सीवर पानी गलत पुराना है या खराब हो चुकी है लाइनें, उनको नई डलवा के फिर रोड बनाने का कार्य करें। जी तो हमारी कोशिश इस चीज को है कि हम फर्दर प्लानिंग को देखते हुए चलें। सर, बस स्टैंड की जो बात आती है, बड़ा झील में है, पानी भर जाता है, सीवर का भी पाना भर जाता है वहां पे, और नाले के साथ भी लगता है। जब तक शिफ्ट नहीं होता तब तक तो मेरे को लगता है कि उसकी देखभाल तो होनी चाहिए। बहुत जल्दी हमारा जो ड्रेन का कार्य चल रहा है, अगर आप देखोगे तो सत्यम स्कूल के पास तक तो कवर कर चुके हैं, उसके आगे बहुत स्पीड पे काम कर रहे हैं। जो वो इस टाइम ड्रेन का लेवल ऊपर है, क्योंकि आगे वो बंधा लगा रखा है, क्योंकि काम करने के लिए रास्ता चाहिए, तो उस बंधे की वजह से थोड़ा सा ड्रेन का लेवल आज ऊपर है। वो इसलिए हम कार्य को स्पीड पे करवा रहे हैं कि अगली बारिशों से पहले ये वाला एरिया हम सारा क्लियर कर दें। क्योंकि पार्ट्स में अगर देखो तो आप मुरथल जो ड्रेन जहां से लगती है वहां से हाउसिंग बोर्ड की तरफ काम हो चुका है, कुछ हिस्सा आदर्श नगर तक के लिए भी हो चुका है। आदर्श नगर से लेकर बस स्टैंड से लेकर जो दिल्ली रोड सत्यम स्कूल की तरफ जाते हैं उस साइड का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि मार्च या अप्रैल तक हम इस पूरे काम को पूरा कर दें, ताकि जो अगली बारिशें आए, जो बस स्टैंड की तरफ पानी अंदर जाता है वो नहीं जाए। जी, एक सर टुकड़ा है बस स्टैंड से, जब हम माम भांजा चौक की तरफ आते हैं, वो टाइलों से अब बनाया गया है, उसके ऊपर क्या कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? नहीं, वो टाइलों से इसलिए बनाया गया है, वो लो लाइन एरिया है जी। वहां पे शहर की पुरानी 2 सीवरेज लाइन ऐसी जा रही हैं जो 20-20 फुट गहरी है जी। अगर उसको बिटुमेन का B&R बना देती इस बार दोबारा से, जब भी उसकी फिर सफाई करने के लिए खोलना पड़ता तो तारकुल की रोड खराब होती है। जी। तो इसलिए कुछ पार्ट को उसने इसलिए वहां पर वो टाइलें लगाई गई हैं, ताकि उसके जो वहां पर अगर मेंटेनेंस करनी पड़े तो बार बार उसमें इशू ना आए। सर, वो मेन चौक है और वहां पर आप बता रहे हो सीवर है, तो हर बार वही समस्या आती है? वो इसलिए आती है, वो शहर की सबसे पुरानी लाइन है जो रोड लेवल से 20 से 22 फुट नीचे है, और वो लाइन भी डार्ट सीवर की बनी हुई है, जो ईंटों की लाइन बनती थी उसकी बनी हुई है। अब उस लाइन को आज हम बंद भी नहीं कर सकते, उस लाइन की मेंटेनेंस हम कराते हैं, उसकी मेंटेनेंस हुई भी है। पीछे वहां पर एक सीवर की दीवारें अंदर गिर गई थी उस डार्ट की लाइन की, उस लाइन की वापस से रिपेयर करवा के उसको ठीक करवा दिया गया है। तो अब वहां पर जो सीवर का पानी निकलता था वो निकलना बंद भी हो गया है, अब वहां पर वो इशू नहीं है जो पहले होता था। तो इसलिए सिर्फ वहां पर वो कुछ एक पैच है, वो 20 फुट का टुकड़ा ऐसा रखा है जिसपे टाइलें रखें, वो ऐसा ही रहेगा सर, ताकि अगर उसमें कभी फर्दर मेंटेनेंस भी करी जाए। अभी B&R का काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ, B&R उसको और बेटर तरीके से ठीक करेगा उसको भी। जी सर, ये तो बात हुई शहर की। अब पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी से आपके करीबी संबंध जो है बताए जाते हैं, क्या बिजनेस के वो संबंध है या पॉलिटिकल संबंध? नहीं, पारिवारिक संबंध है। पॉलिटिकल तो वो भी अभी पॉलिटिक्स में आए हैं कुछ समय से, और मैं भी अभी आया हूँ, मैं भी उनके बाद आया हूँ। बट जरूर ये है कि भाई पारिवारिक रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं शुरू से। हर चीज कोई बिजनेस नहीं होती है, हर चीज कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, रिलेशन है। पापा औरों के जो मेरे फादर साहब के उनसे रिलेशन है पिछले 35-40 सालों से है। उस चीज को हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और वही देखते हैं कि भाई हमारे बड़े हैं, आदरणीय। जैसे आप ललित पवार जी के साथ में बहुत बार कहीं शोक सभा है या कोई प्रोग्राम है, इकट्ठे आप दोनों देखे गए हैं, और हम उम्र या सेम एज कह सकते हैं हम आप हैं, तो कभी बात होती है आप दोनों की? हम साथ में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं, और आना जाना परिवार का अच्छा है तो परिवार के साथ में है, इसमें तो कोई दोराई नहीं है कि चाहे ललित हो चाहे विधायक जी खुद हो, उनके साथ हमारे पुराने रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन। जी, जैसे सर दो टीचर मिलते हैं तो वो आपस में चर्चा करते हैं किसी सिलेबस को लेकर के, तो आप लोग जब मिलते हैं या कभी डिनर पे गए हैं? हाँ जरूर, जब भी कभी विधायक जी के साथ ऐसी कोई डिस्कशन होती है, कोई हमारी डेवलपमेंट की बात होती है, तो उस पर हम शेयर भी करते हैं, या कोई और चीज नहीं करनी हो तो उसमें कोई नया कुछ और प्रस्ताव है या कोई भी चीज है तो जरूर सलाह होती है, एक दूसरे से बात की जाती है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और मैं समझता हूँ चलो ये तो फिर भी हमारे पारिवारिक रिलेशन है। अगर बाय चांस किसी और व्यक्ति से पॉलिटिकल से भी काम है, किसी और पार्टी विशेष से भी कोई बंदा बिलोंग करता है और अपने शहर की ग्रोथ की बात है, डेवलपमेंट की बात है, मैं जरूर करूंगा। मुझे लगता है कि मेरे शहर में इससे बात करने से इस चीज का बेनिफिट हो सकता है, तो मैं उसके पास भी जरूर जाऊंगा। जी सर, कोई व्यक्ति विशेष अगर इच्छा रखे भाई मैं मेयर बनना चाहता हूं, तो उसका एक बार आप बताएंगे क्या करना पड़ेगा उसे? देखो ऐसा है, मैं एक चीज समझता हूँ, आज इस पोस्ट पे मैं हूँ, कल कोई और होगा। जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा,
ये पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जो हमारे शहर के मूलभूत सुविधाओं से लेके पर्सनल जो चीजें हैं, किसी की प्रॉपर्टी आईडी के रिगार्डिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया जी इसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो जो भी व्यक्ति इस चीज को नॉलेज में रखता है कि भाई मैंने आगे इस सीट पे आना है या मैं इस चीज की कोशिश करना चाहता हूँ, तो मैं उसको यही सुझाव देना चाहूंगा कि बहुत जिम्मेवारी की पोस्ट है और बहुत जिम्मेवारी से आपको अपने शहर के लिए काम करना पड़ेगा और जिम्मेवारी से आपको ये पद निभाना पड़ेगा। जी सर, युवा पीढ़ी को आज की क्या संदेश आप देते हैं? मैं अपने सभी युवा भाइयों को, बहनों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, और युवा ही हमारे देश का भविष्य है, युवा ही आगे अपने देश को ले जा सकते हैं। जितने युवा आएंगे उतने समीकरण और उतनी चीजें बदलाव भी दिखेंगी और उतनी चीजें प्रोग्रेसिवली बढ़ती हुई भी अच्छी दिखेंगी। जी। अपने शहर की डेवलपमेंट हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे प्रदेश की बात करें, चाहे देश की करें, तो युवा जितने भी आगे आएंगे ज्यादा अच्छा है। और मैं सभी युवा को सब बोलता हूँ कि भाई आप लोग कोशिश करें कि हम समाज के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। जी, कोई सर एक ऐसे नेता जहां से प्रेरणा आप लेते हो और आपको लगता हो यहाँ से मैं बहुत सीखने को जो है मिलता है मुझे और इस नक्शे कदम पे मैं चलना हमारे चाहता हूं? युवा नेता दीपेंद्र जी हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। और आज भी मैं उनसे सीखता हूँ और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दिया है। जो आज जिस पद पे मैं हूँ ये उन्हीं के बदौलत है। जी तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया टिकट जब दी, उसके बाद हमारी जो जनता है सोनीपत की, जनता ने इतना आशीर्वाद दिया कि मुझे आज यहाँ तक इस सीट पे बिठाया। मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। पर अगर आप युवा जिसकी नेता की बात कर रहे हैं जिससे हम सीखते हैं, हाँ दीपेंद्र जी से मैं बहुत सीखता भी हूँ और कहीं मुझे ऐसा लगता है तो मैं उनसे बात समझता भी हूँ। आगे जी। की कुछ और चीज सीखनी होती है पॉलिटिकल, तो मैं उनसे बात शेयर भी करता हूँ। जी सर, ये बात हुई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे कांग्रेस में हैं, तो लोग अटकलें लगाते हैं और ये जो है बहुत सी, मैं कह सकता हूँ रूमर्स या अफवाहें भी हो सकती हैं, आप पर्दाफाश कर देंगे अब चैनल के माध्यम से कि निखिल मदान जी जो हैं बीजेपी में जो है जाना चाह रहे हैं। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी आज मुझे यहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर आशीर्वाद दिया है। जी और जहां तक बात है बीजेपी में जाने की, जब आप किसी फील्ड में आगे बढ़ते हो तो टांग खींचनियां बहुत होते हैं जी या पीछे से बोलने वाले बहुत होते हैं। जी मेरा ऐसा कोई अभी तक प्लान नहीं है, ना मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं। जो आज ये समझते हैं कि इसको किस तरीके रोका जाए, ये उन लोगों की चलाई हुई बातें हैं। इन बातों को मैं ना ज़्यादा एंटरटेन करता हूँ और ना मैं ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी सोच का पता है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें। तो सर ये भी मैं समझता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से सोनीपत की जनता को और बाकी प्रदेश की जनता को भी जो है क्लैरिफाई आपने कर दिया है कि अभी कांग्रेस में है और कहीं जाने का कोई विचार जो है आपका नहीं है। सर ये पॉलिटिकल की बात करी हमने, फैमिली की बात करी, बच्चों की बात करी। अब अगर इंडिविजुअल हम बात करें, देखिए पारिवारिक जिम्मेवारी आपके ऊपर है, राजनीतिक जिम्मेवारी पूरे शहर का कार्यभार है, तो निखिल मदान की अपनी एक इंडिविजुअल होती है, हर इंसान की होती है। कोई जो है बाहर घूमने का शौकीन होता है, कोई खाने का शौकीन है, तो वो आपके अंदर की क्या इच्छाएं हैं? देखो ऐसा है, हर आदमी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने लिए कुछ सोचता हूँ तो भी, अगर मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है आदमी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा वर्कलोड में होता है या किसी चीज़ में वो होता है, परेशान हो जाता है, कभी कोई स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ, ताकि आप वापस से फ्रेशन अप होके दोबारा से सही तरीके से सोच सको जी कि आपने दोबारा से डेवलपमेंट की तरफ या अपने शहर के प्रति किस तरीके दोबारा से दिमाग लगाना है और किस तरीके आप और बेटर कर सकते हो। तो ऐसी चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैं जितनी बार भी बाहर जाता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बाहर जाता हूँ, जी। कहीं भी अगर एक दिन के लिए जाना है या 2 दिन के लिए जाना है, तो मेरे को लगता है कि वो ज्यादा मुझे सेटिस्फैक्टरी लगता है और ज्यादा मैं खुश उसमें होता हूँ कि भाई पूरा दिन बच्चों के साथ समय भी नहीं निकल पाता, कि पूरा दिन घर पे भी नहीं होते। तो ऐसा होता है कि जब दिन में वो बच्चे स्कूल होते हैं, शाम को हमारे भी कई बार प्रोग्राम्स होते हैं, जी तो इस चीज ऐसा लगता है कि भाई जब भी कुछ ऐसा करना है तो मैं बच्चों के साथ बाहर चला जाता हूँ जी। 1 या 2 दिन के।
सर पॉलिटिकल राइवलरी की बात आती है हमेशा, एंटी पार्टीज भी होती हैं, पार्टीज आजकल हैं तो बहुत सारी, हर इंसान जो है राजनीति में आना चाहता है। तो सोनीपत में किस लीडर को आप देखते हैं कि हाँ ये कॉम्पिटिटिव नेता है और कड़ा मुकाबला जो है इनसे रहता है, चाहे वो काम की बात हो या वोट बैंक की बात करें या सामाजिक छवि की बात करें? देखो, मैं कभी भी, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, मैं कभी भी किसी भी नेता का नाम लेके बात भी नहीं करता हूँ। मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि मैं अपने काम को किस तरीके और अच्छा कर सकूं जी। मैं ना किसी को अपना कॉम्पिटिटर कहने के लिए सक्षम हूं कि भी मैं किसी को जज करूं, और अपने इस करियर में मैं किसी के ऊपर जजमेंटल होना भी नहीं चाहता। मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूं। अगर किसी को लगता है कि भी निखिल कॉम्पिटिटर है उनका, तो वो सोचते रहे जी। तो मुझे अपने काम पे विश्वास है, काम से ज्यादा पब्लिक पे विश्वास है, क्योंकि जो आज हम कार्य कर रहे हैं वो मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूं जी। और जितनी कॉलोनीज को हमने ठीक किया है अपने इस 3 साल के अंदर, जो भी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, इस समय के अंदर जितनी कॉलोनीज को हमने पक्का किया है, शायद से इससे पहले इन कॉलोनीज में 30-30, 40-40 साल पहले काम हुए होंगे। मेरे ख्याल से जिस जगह आप रहते हो, जी, मैं आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ जी, उस कॉलोनी में भी 35 साल पहले सीवर पानी का काम हुआ था जी। और शायद से आज इस बार काम हुआ होगा। उसका श्रेय सब अलग अलग लेते हैं नहीं, सर। ऐसा श्रेय कोई भी ले, हाँ। आदमी की सोच क्लियर होनी बिल्कुल। चाहिए, मानसिकता क्लियर होनी चाहिए। मेरी सोच क्लियर है क्योंकि मैं पब्लिक के लिए कर्म कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ सर, मैंने आपको, आप व्यक्तिगत अगर बात कर रहे हैं, मैंने किसी समय पे एक फोन किया था और आपने वो काम करवाया था। हालांकि हमारे पार्षद जो थे वो बीजेपी के थे। मैं देखो किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करता हूँ। बिल्कुल। क्या पता उसकी क्या मजबूरी हो, उस टाइम कहाँ फंसा हो। मतलब जी। जरूरी नहीं है कि हर, देखो पॉलिटिकल आदमी है, ये नहीं है कि भी 24 घंटे उसकी कोई घर की निजी समस्या हो, कुछ हो सकता है वो पार्षद कहीं बिजी हो, जी। वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिल्कुल मैं सर। एक चीज कहता हूँ कि जिसकी चीज आपके संज्ञान में आ जाए, आपको उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर एक्शन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ना मैं ये बात कहता हूं कि मेरे पास आओ सिर्फ मैं ही काम कर सकता हूं। काम जहां से आपका या पब्लिक हित में, अगर कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो ये सोचे कि भाई मैं जब तक कोई आएगा नहीं काम नहीं करूंगा, तो ये सोच गलत है। मैं समझता हूं कि जो चीज आपके संज्ञान में आ जाए आप उसे कराओ। जिस तरीके अगर आप देखो, आज पूरे शहर के अंदर 19,000 लाइटें नगर निगम ने खरीदी, जो हमारा प्रस्ताव पास हुआ है। जी। आप गोहाना बाईपास से चालू हो जाओ, गीता भवन तक, रेलवे रोड तक, सुभाष चौक पूरा, सेक्टर 14-15 पूरा, अब ITI रोड पे काम चालू होगा, मॉडल टाउन में आज काम चल रहा है, चटवाड़े में उसके बाद काम चालू होगा। हम इन सर्दियों में इस सोच से आगे निकले हैं कि अपने पूरे शहर के जितने मुख्य मार्ग है, चाहे भालगढ़ रोड हो चाहे मुरथल रोड हो, इनको हमने पहले जगमग करना है। और मैं आपसे इस चीज में आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि सोनीपत पूरे हरियाणा में पहला ऐसा नगर निगम है जिसने इतनी लाइटें खरीदी जी। और वो भी 4 साल के बाद। लाइटों जो खरीदने की हमें परमिशन, इजाजत मिली है सरकार द्वारा। इस बार सोनीपत नगर निगम ने सबसे पहले पूरे हरियाणा के नगर निगम में लाइट खरीदी है। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं सोनीपत की जनता को कि सोनीपत के अंदर पूरा शहर हम LED लाइटों से जगमग करके दिखाएंगे और फरवरी तक हमारा टारगेट है, हर कॉलोनी तक हम लाइट पहुंचाएंगे जी। और हर मुख्य मार्ग पे हम लाइट लगाएंगे। आज आप देखो, आपको शहर के अंदर एक यूनिफॉर्म तरीके से व्हाइट लाइट दिखती है जी। मेन रोड्स पे, क्योंकि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो हम काम कर रहे हैं ये हम शहर को देखते हुए शहर के लिए ही काम कर रहे हैं और शहर किस तरीके से हमारा और सुंदर बने। जी सर, एक बात अब आती है, बीजेपी जो है 3 स्टेट्स में जो है सरकार उन्होंने बनाई है, और अगर हम कांग्रेस की हरियाणा में बात करें तो हुड्डा साहब की शिकस्त हुई थी किसी समय पे। तो अब आपको क्या लगता है सोनीपत की जनता का रुझान किस तरफ रहेगा, जो अब नेक्स्ट ईयर चुनाव होंगे लोकसभा के या विधानसभा के भी नेक्स्ट ईयर ही होने हैं? देखो, पहली बात, हर प्रदेश का एक अलग समीकरण है जी। आज हम बात करते हैं राजस्थान की, वहां पे हर 5-5 साल का एक चेंज पब्लिक करती है। ऐसे ही हिमाचल में भी करती है। पिछली बार हिमाचल में बीजेपी थी, इस बार कांग्रेस है। इस बार राजस्थान में कांग्रेस पहले थी, अब बीजेपी आई है। देखो, हर प्रदेश के अलग समीकरण है। हम किसी प्रदेश से, हाँ फर्क जरूर किसी ना किसी रूप में आता है, पर यह जरूर है कि आज हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें मास लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है।
आज जिनके साथ पब्लिक है, पब्लिक ने उनका कार्यकाल पहले भी देखा है। मैं आज ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो अपना हरियाणा में काम कर रही है वो बिल्कुल अच्छे दिल से पब्लिक हित की बात करते हुए उस तरीके कार्य कर रही है और आने वाले समय में वो नतीजे दिखेंगे। जी, तो सर आज काफी समय मैंने आपका लिया और काफी अच्छी जो मैं समझता हूँ चर्चा हमारी रही है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे दर्शकों का और आपके चैनल का।